तो दोस्तों अगले इशू की तरफ जाते हैं, जो है माइनिंग इश्यूज। माइनिंग एंड कार्बन फुटप्रिंट के बारे में बात की जाती है, और यहाँ पर हमेशा ईवीज को बहुत बड़ा विलन बताया जाता है। जैसे कि मानो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ही माइनिंग की जाती है। लोहा पेट्रोल डीजल की व्हीकल के लिए नहीं यूज होता। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी जहां भी बनती है वहां पर ये सारे रेयर अर्थ्स आएंगे। लेकिन जो लोग इस तौर की फर्ड फियर अनसर्टेनिटी डाउट फैलाते हैं, जैसे कि कुछ रैंडम यूट्यूबर्स हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेजेस हैं, या हम देखते हैं कई बार ऑयल इंडस्ट्री फंडेड मीडिया भी होती है, वो ऐसे इमेजेस क्रिएट करते हैं हमारे माइंड में, जैसे कि बड़ी बड़ी जमीनों को खोद दिया गया है, खड्डे बना दिए गए हैं, और फॉरेस्ट को निकाल दिया गया है, जस्ट सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लिथियम के लिए माइनिंग करने के लिए। तो ऐसे डाइविक डायमंड माइंड है कनाडा में, जिसकी भयानक फोटोज बताई जाती है, जो एक एंग्लो ऑस्ट्रेलियन माइनिंग ग्रुप है, रियो टिंटो की, उसके द्वारा ऑपरेट की जाती है। तो ऐसे चित्र दिखाकर सारी लिथियम माइनिंग को बुरा बताया जाता है, जबकि काफी सारी लिथियम सॉल्ट पैन से आती है, ना कि माइंस में से। अनफॉर्चुनेटली ये जो फर्ड है, जिसको फियर अनसर्टनिटी डाउट बोलते हैं, जो ये चाहते हैं इसको क्रिएट करना, वो काफी कुछ रूट ले गया है, और सभी के मन में ये एक फियर आ गया है। तो हम चाहते हैं इसके बारे में थोड़ा बात करें। ऐसे बताया जाता है मीडिया में कि एक गाड़ी का लिथियम आयन बैटरी पैक बनाने से 10,000 लीटर ऑयल कंज्यूम करने के बराबर होता है। और अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया और सारे नॉनसेंस इसको आगे बढ़ा देते हैं, और ये सब मेन बन जाता है, और साइंटिफिक रिसर्च बाजू में रह जाता है, जिसकी लिंक हमने आपको दी है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप एक लाइफ साइकिल देखेंगे, बिफोर मैं एक गाड़ी जाके खरीद रहा हूँ फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, सबसे पहले मैं लिथियम एक्सट्रैक्ट करूंगा, उसको प्रोसेस करूंगा ताकि उसका एक सेल बनेगा। सेल का बैटरी पैक बनेगा। वो बैटरी एक व्हीकल की असेंबली लाइन में जाएगी, एंड देन वो गाड़ी शिप होएगी टू योर नियरेस्ट डीलर, और फिर आप वहां से खरीदेंगे। तो जब हम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के एमिशन और एक आइस व्हीकल के एमिशन को कंपेयर करते हैं, हम्म। तो जो हमारे पास लिंक्स हैं उनके अनुसार एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को मैन्युफैक्चर करने में अराउंड 1.5 टन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती हैं। उसकी सालाना रनिंग के लिए सिर्फ 1.36 टन पर ईयर ही एमिट होती हैं। इसी को जब मैं 8 साल के लिए एक्स्ट्रापोलेट करूं, तो मेरी इलेक्ट्रिक व्हीकल इन 8 साल में सिर्फ 11 टन ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करेगी। जबकि हमारे पास एक और स्टडी है जिसके अनुसार अगर हम एक टिपिकल आइस व्हीकल को देखते हैं, तो वो आज की डेट में सालाना 4.6 मीट्रिक टन, जो कि 5.07 टन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करता है। ये है अगर एक गाड़ी 18,500 किलोमीटर साल में चल रही है। इसी को जब हम 8 साल के लिए देखेंगे, तो ये फिगर करीबन 40 टन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस होगी, जो कि करीबन 3.5 से 4.25 गुना ऑफ अ इलेक्ट्रिक व्हीकल है। हमें कोई सेकंड डाउट नहीं है कि ईवी मैन्युफैक्चर करने में थोड़ा सा ज्यादा एमिशंस होते हैं। बट अगर आप एक नॉर्मल जो एक इंडियन बायर है जो कि प्रॉब्ली 6-7 साल के लिए गाड़ी लेता है, पे अगर आप ओवरऑल रनिंग देखेंगे, तो जो कार्बन फुटप्रिंट ऑफ एक ईवी व्हीकल है इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू एन आइस व्हीकल। एंड अगर आप देखेंगे, मैंने हाँ। इसमें ईवी की मैन्युफैक्चरिंग को इंक्लूड किया हुआ है अपने फिगर्स में, बट आइस कार के केस में मैंने सिर्फ उसकी रनिंग एमिशंस ली हैं, अभी उसकी मैन्युफैक्चरिंग एमिशंस को कंपेयर भी नहीं किया है। अमित, बहुत अच्छी कंपैरिजन है आपने। बढ़िया स्टैटिस्टिक्स और पूरे स्टडीज के साथ हमें ये प्रूफ करके बताया है।
तो अब मुझे लगता है किसी के मन में कोई डाउट नहीं होगी, और अगर है तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसमें हमने पेट्रोल बनाने की जो पोल्यूशन है उसको इंक्लूड नहीं की है, जिसके लिए वीडियो हमने लिंक दिया है आपको, गैस्ट्रोल और फुली चार्ज शो का। तो आप वो भी देख सकते हैं, उसको इंडियनाइज भी किया है, हिंदी में भी बनाए हैं हमने। तो ये हम आपको एक वेबसाइट दिखा रहे हैं जहां पर आपको लिथियम आयन बैटरीज बनाने के लिए जो उसकी सप्लाई चेन है उसको बताया जाता है कि किस तौर से ये मिनरल्स इंडिया पहुंचते हैं, उसकी सप्लाई चेन कैसी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, आप जरूर देखिएगा इसे। सो दोस्तों, देखा आपने, अमित ने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया सारे नंबर्स और फैक्ट्स के साथ। ये फंड क्रिएटर्स आपको नहीं बताएंगे, ये ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉइन नहीं बताएंगे, वो अपनी पॉइंट बना करके भाग जाएंगे, एक बैलेंस नहीं देंगे आपको, दोनों साइड्स नहीं बताएंगे, और इम्प्रूवमेंट्स कहाँ हो रही है ये आपको नहीं बताएंगे वो। एक माइनिंग का प्रोसेस है जो कि लिथियम की रिक्वायरमेंट्स, जो कि बैटरीज में अगर देखा जाए, इवन अगर लैपटॉप्स की भी बात की जाए, ईवीज की नहीं, पिछले 10 साल में ही इंक्रीज हुई है। बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स ऑफ extraction of lithium in a very efficient and less कार्बन फुटप्रिंट मैनर। फॉर एग्जाम्पल कि जब आपने लिथियम को ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर लिया है, तो जो रिमेनिंग ब्राइम है, क्या हम उसको इन अ प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद ग्राउंड वाटर में वापस डाल सकते हैं, ताकि जिस एरिया में माइनिंग हो रही है उसकी वाटर टेबल इम्पैक्ट ना हो? क्या हम इन अ एफिशिएंट वे कि लिथियम को हम फिल्टर कर सके डायरेक्टली फ्रॉम ब्राइन यूजिंग जस्ट मेम्ब्रेज, ताकि हमें पानी से डिसॉल्व करना या इंटेंसिव एवापोरेशन या इंटेंसिव एनर्जी वाली चीजें ना करनी पड़े? ये कुछ इनिशिएटिव्स या कुछ डायरेक्शंस हैं जहां पे कि हम लिथियम माइनिंग को देख रहे हैं कि मोर सस्टेनेबल मोड पे जाए। बट ये सब चीजें आई डाउट एनी ऑफ द फंड क्रिएटर्स आर इवन थिंकिंग ऑफ और इवन रिसर्चिंग और शोइंग टू द एंड कंज्यूमर। हमें ये बहुत ही पर्टिनेंट पॉइंट है कि लिथियम माइनिंग एक्सट्रैक्शन प्रोसेसिंग में काफी ज्यादा लीप्स एंड बाउंड से प्रोग्रेस किया जा रहा है, एंड एज इसकी डिमांड बढ़ रही है ये चीजें और भी स्टेप अप जरूर होगी विद द हेल्प ऑफ गुड रेगुलेशन। तो इंडिया में इस वक्त बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, सेल मैन्युफैक्चरिंग को लोकल करना बहुत जरूरी है। इस तकनीक को भारत में लाने का काम हो रहा है। ओला इलेक्ट्रिक, टाटा केमिकल जैसी कंपनियां ये काम में लगी हुई हैं। और अगर ऑस्ट्रेलिया, चिले, अर्जेंटीना और इंडिया मिलकर एक सही सप्लाई चेन अलग से बनाएं, तो ये चाइना को बिल्कुल टक्कर दे सकते हैं, और चाइना को हम बाईपास कर सकते हैं इसमें। वाह, वो तो बहुत ही बड़ी रिलीफ होगी। सबके मन में ये सबसे बड़ा फियर रहता है, एंड ये जो फियर, अनसर्टनिटी, डाउट वाले हैं इसी तौर से हमें भटकाते हैं, लेकिन इसकी ऑपोजिट साइड ऑफ द रेनबो भी है जहाँ एक बहुत ही पॉजिटिव पिक्चर है। विवेक, थैंक यू फॉर शोइंग अस। एक और चीज है, बहुत एंटी ईवी वीडियोस जो बनते हैं ना, उसमें कोबाल्ट कोबाल्ट को लेके बाप रे, माइनिंग स्लेवरी हो रही है, लोगों को बहुत मारा पीटा जा रहा है, ये बहुत बुरी अट्रॉसिटीज हैं, हम मानते हैं। लेकिन आप ईवीज को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और खास करके इंडिया में जो बैटरी पैक्स आज यूज होते हैं उनमें कोबाल्ट होता ही नहीं है, क्योंकि दे आर एलएफपी पैक्स। बट आज की डेट में अगर आप देखेंगे, 98% of all the four wheelers available in Indian market, ये सब के सब because of the temperature, most of the manufacturers LFP cells ही यूज कर रहे हैं। एंड LFP cells, जैसे कि नाम है, लिथियम आयरन फॉस्फेट, में कोई कोबाल्ट नहीं है, कोई निकल नहीं है। एंड अगर आप देखेंगे जो माइनिंग्स है जो कि डेंजरस दिखाई जाती हैं, वो यूजली यही निकल एंड कोबाल्ट की मानी जाती हैं। अगर आप एक सेल को देखेंगे, इसमें एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। यूजली आयरन, लिथियम या फॉस्फेट आपका कैथोड के लिए यूज होता है, और
ग्रेफाइट या सिलिकॉन यूजली एनोड के लिए यूज होता है। अगर आप देखेंगे, अगर मेरे को आयरन खरीदना है, फॉस्फेट खरीदना है, सिलिकॉन खरीदना है, सोडियम खरीदना है, ये सब की माइनिंग या अवेलेबिलिटी इंडिया में अच्छी खासी है। या तो आप डायरेक्टली माइनिंग सेंटर से ले सकते हैं, या ये बहुत इजीली रिसाइक्लेबल सेंटर्स में भी मिल जाता है। तो अगर इंडिया को एक सेल प्रोड्यूस करना है, उसको खाली लिथियम और ग्रेफाइट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ना कि किसी और एलिमेंट को। सोडियम आयन के लिए भी आपकी जो कार्बन एमिशंस होंगी वो बहुत ही ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएंगी। वंडरफुल अमित, ये आपने बहुत ही पॉइंट की बात बताई है। अगेन ये सब चीजें हमारे फंड क्रिएटर्स नहीं देखते। तो ये आप इंडियन इंडस्ट्री के लिए कोई यूएस से किधर और से आपने उठा लिया वीडियो और बिना सोचे समझे इंडियन ईवीज के लिए उसको लगा दिया। तो ये बात एक सही नहीं है और हम चाहते हैं कि इसी समय उसे करेक्ट करें। कोबाल्ट माइनिंग बुरी होती है, बहुत बुरी होती है उन लोगों के लिए भी जो उन माइंस के नजदीक रहते हैं। इसका रेफरेंस भी हमने एक आर्टिकल में आपको दिया है और कोई ईवी ओनर इसे डिनाई नहीं करता। लेकिन ईवी के जो सिनिक्स हैं वो ये बात नहीं मेंशन करते कि लिथियम आयन सेल्स के लिए जो मिनरल्स माइन किए जाते हैं वो एक बैटरी में डाल के खत्म नहीं हो जाते। 10 से 15 साल वो पैक उस गाड़ी के लाइफ में चलता है। उसके बाद उसके पास एक सेकेंड लाइफ होती है और उन्हें रिसाइकल भी, री एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस पैक में और रीयूज किया जाता है। ऐसी कंपनीज हैं जैसे रेडवुड मटेरियल्स हैं जो इन प्रोसेसेस को बहुत अच्छी तरह से रिसर्च करके बता रहे हैं कि 90% प्लस आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन रेयर अर्थ मेटल्स को। लेकिन अगर आप इसकी तुलना करें करें एक्सट्रैक्टिंग, ड्रिलिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड रिफाइनिंग ऑफ ऑयल से, तो इन सारे प्रोसेसेस के सामने तो इसकी तुलना में ये कुछ नहीं है। और ये हर बार होता है जब भी आप पेट्रोल पंप जाते हैं, जब भी आप डीजल पेट्रोल डालते हैं अपने गाड़ी में, यही गंदा रिफाइन किया हुआ, एक्सट्रैक्ट किया हुआ, ड्रिल किया हुआ, ट्रांसपोर्ट किया हुआ ऑयल आपकी गाड़ी में जाते रहता है। तो एटलीस्ट ईवी में तो आप एक ही बार करके रुक रहे हैं, उसके बाद वो उसको आप पूरी लाइफ साइकिल से ही हटा रहे हैं। फिर एक फ्रैक्शनल अमाउंट ही है जो आप नया मिनरल माइन करेंगे, बाकी सब तो आप रीयूज रिसाइकिल करेंगे। ये जो फंड क्रिएटर्स हैं ये की फैक्ट्स को छुपा लेते हैं बहुत ही कमाल से। आपको वो बात बता देते हैं जिसको सुनकर के आप डर जाते हैं, आपके मन में शंका हो जाती है और आप डाउटफुल बन जाते हैं। ईवी फंड क्रिएटर्स जो है वो कोबाल्ट माइनिंग का जो नेगेटिव इफेक्ट बताते हैं पर्यावरण के लिए कि उसके लिए वो बहुत हानिकारक है, लेकिन उसका जो जितना हानिकारक वो है उससे 100 गुना हानिकारक है पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करना। जब पेट्रोलियम निकालते हैं हम धरती में से, तो हम काफी कुछ डीप माइनिंग करते हैं, बहुत गहराई से करते हैं और वो ऑयल चेंज इंटरनेशनल है, उनके 2 एग्जांपल और केस दिए गए हैं जहां नाइजर डेल्टा में उन्होंने जमीन खाली करवाने के लिए लोगों के साथ क्या कुछ किया ताकि वहां से वो पेट्रोलियम निकाल सके। और बर्मा में पाइपलाइन थी, वहां पे भी उन्होंने लोगों को हटवाया, उनको काफी मारा, उनको जुल्म बहुत किया उनके ऊपर ताकि ये अपने पेट्रोलियम के लिए जगह खाली करवा सके। उसी तरह अगर आप देखेंगे, चाहे ऑयल एक्सट्रैक्शन की बात करें या फिर एक्सप्लोरेशन के वक्त की बात करें, बहुत बार हमारे सी पे ऑयल लीक हो जाता है। उदाहरण के तौर पे गल्फ ऑफ मेक्सिको में 2010 पे जो ऑयल स्पिल हुआ था उसको आज की डेट में लार्जेस्ट एवर मेरीन ऑयल स्पिल कहा जाता है। एंड इसमें 130 मिलियन गैलन ऑफ ऑयल ओशन में हुआ। एंड इसको कंट्रोल करने में और जो उसकी वजह से आपके सारे के सारे एनिमल्स, डक्स, फिशेस, थिन लेयर ओशन के ऊपर बन जाती है जो कि पूरा ऑक्सीजन को काट देता है, या एनिमल स्किन में ये ऑयल लग जाता है जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, डैमेज हुआ। मेरे ख्याल से आज तक सारी की सारी लिथियम माइनिंग में मिला के इतने डिजास्टर्स नहीं होंगे जितने कि प्रोबेबली ये 2-3 एग्जाम्पल्स को अगर हम बस कंपेयर करें तो वो ज्यादा बड़े होंगे।
तो दोस्तों आइए कुछ समरी करते हैं, हमने अभी तक क्या सीखा। सबसे पहले लिथियम माइनिंग, हमने आपको सारा फट डिबंक कर दिया कि लिथियम माइनिंग के बारे में जो भय और खौफ आपको बताया जाता है, आपको डराया जाता है, वो सच नहीं है। लिथियम असल में सॉल्ट पैन से काफी सारी आती है। आपको हमने ये भी बताया कि जो डीजल पेट्रोल की गाड़ियां हैं उनके ज्यादा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स कितने ज्यादा हैं ईवीज को कंपैरेटिवली। ग्रीन हाउस गैसेस, जो भी उनके अंदर भी मिनरल्स मटेरियल्स लगते हैं, वो एक 4 टाइम तक ज्यादा है इलेक्ट्रिक व्हीकल से। सस्टेनेबल टेक्निक्स डेवलप की जा रही है इंडस्ट्री में। एज लिथियम की जरूरत ज्यादा होगी, ये टेक्निक्स ज्यादा इंप्रूव होगी, और ये एक बेसिकली कंपनी भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ये जरूर करेगी। एक बैटरी 10 से 15 साल चल जाती है, तो इसका एक लॉन्ग टर्म यूज होगा, यूटिलिटी होगा, जो कि आप डीजल पेट्रोल में नहीं देखते। 90% जो इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रही है आज, वो एक्चुअली इन रेयर अर्थ्स को, जिसमें कॉन्गो में स्लेवरी चल रही है, एक ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रहे हैं जैसे कि कोबाल्ट की वजह से, वो यूज ही नहीं होती है। हम देखते हैं जनरली, हमने ये भी देखा कि जो फंड क्रिएटर्स हैं, फ्योर अनसर्टनिटी डाउट जिस तौर से कूट कूट के वो भर रहे हैं, वो आपकी इग्नोरेंस का फायदा उठा रहे हैं, और हमें ये भी नहीं बता रहे हैं कि ऑयल इंडस्ट्री कितनी एट्रोसिटीज करती है, कितने लोगों को मारती है। ऐसे नहीं है कि वो बहुत ही दूध के धुले हैं, ये खुशी खुशी अपनी आइस कास्ट को प्रमोट करते हैं। और इस हिपोक्रेसी को देख के हमें लिटरली एक उल्टी जैसा रिएक्शन हुआ। हम चाहते हैं कि इस सेगमेंट में हमारी ये उम्मीद थी कि लिथियम माइनिंग और पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बारे में आपके डाउट्स क्लियर करें। उम्मीद कि वो हुआ होगा, और हमारी आपसे ये विनती है कि आप साइंटिस्ट और रिसर्च पेपर्स को पढ़िए। ये रैंडम यूट्यूबर्स और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये जो एंटी ईवी प्रोपोगेंडा वाले मीडिया हैं, इन्हें सुनना बंद कर दीजिए, इनके वीडियोस को क्लिक भी मत कीजिए, इन्हें कोई इंपॉर्टेंस मत दीजिए। अब मैन्युफैक्चरिंग में एमिशन तो होगी ही, हम कुछ रिसर्च पेपर्स के बारे में आपको बताना चाहते हैं, जिसमें हम इन चीजों को आपको स्पष्ट करेंगे। वॉल्क्सवैगन का टेक्निकल डेवलपमेंट यूनिट है, उन्होंने यूरोप में इसकी जांच की है, जो इलेक्ट्रिक कारों के कार्बन फुटप्रिंट को कंपेयर किया है आइस के मुकाबले में। तो उसका रिजल्ट काफी साफ है। ईवीज का कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम होता है। यहाँ उन्होंने उदाहरण लिया है कि वॉल्क्सवैगन ID3 जो है उसके साथ तुलना करी है। जितना आप गाड़ी को चलाएंगे, आप ग्राफ देखिए, उतना आपका कार्बन फुटप्रिंट कम होता जाएगा। जो मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट है वो तो ऑफसेट होगा होगा, और आप कितना बचाएंगे गैसोलीन या डीजल के कंपैरिजन में, जो कि आप 7 साल 8 साल 10 साल की लाइफ पे देखेंगे तो आप कितना कार्बन बचा रहे हैं। मैं एग्जांपल बताऊं, मैंने अगर 65,000 किलोमीटर चलाई है तो मैंने कम से कम 6 टन कार्बन कम एमिट किया है। अगर मैं इतना ही पेट्रोल डीजल में चलाता तो मेरा कितना फालतू प्रदूषण होता, और जो पेट्रोल का रिएक्शन होता है वो इरिवर्सिबल है। वो आप गैसेस बढ़ा रहे हैं उसमें वातावरण में, जो कि ईवी में नहीं हो रही है ऐसी बात। सो थैंक यू विवेक एंड अमित। मैं श्रोतकों को याद दिलाऊंगा कि जस्ट बिकॉज आपका प्रेजेंटर हिंदी में बोल रहा है, वो इंडी नहीं बोल रहा है, इंडिया के लिए नहीं बोल रहा है, ये सब फॉरेन्स हैं। और जैसे अमित ने बताया, हमारे बैटरी पैक्स इससे 3 गुना छोटे होते हैं, तो इंडिया के अंदर इसका अलग एक इफेक्ट होता है। एंड डेफिनेटली जैसे विवेक ने बताया, ऑलरेडी कितने ज्यादा टन्स वो कार्बन एमिशन बचा चुके हैं। तो ये जो पेपर्स हैं फोक्सवैगन के, ये आइस कंपनी मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से हैं, और ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को बेटर बता रहे हैं।